देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा क्या होती है। आपको जैसे कि डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक वाटर का फ्लो हो रहा है। तो जब वाटर का फ्लो हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, वाटर करंट बोल रहे हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इसमें क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा। तो चार्ज का फ्लो होना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। देखिए, यहाँ पर वाटर का फ्लो हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे थे, वाटर करंट बोल रहे थे। वैसे ही अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं, मतलब विद्युत धारा। क्लियर। अब चार्ज जो होते हैं, आपको पता होगा, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपको क्लियर है। आगे बात करते हैं कि हम बात कर रहे हैं चार्ज का फ्लो होना। तो अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो होगी। ओके। अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो करंट जो होगी फ्लो, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो दोस्तों, ये बेसिक कंसेप्ट है, हमको आना चाहिए, इसलिए आपको मैंने बता दिया। तो ये इलेक्ट्रिक करंट आपको समझ में आया। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर की। ये है चालक। देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक बार देखेंगे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई मैटर है। तो ये जो होता है, ये पदार्थ, ये किस चीज से मिलकर बना होता है, ये बना होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। अब देखिए, जो प्रोटॉन होता है पदार्थ में, ये प्रोटॉन जो होता है, ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड बोलने का मतलब ये है कि ये यहां से चल के इधर नहीं आ सकता या फिर इधर नहीं जा सकता। मतलब कहने का मतलब क्या है कि फिक्स्ड है, मूव नहीं कर सकता। पदार्थ में प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता है। क्लियर। अब बात करते हैं हम कि अगर ये पदार्थ कंडक्टर है और इंसुलेटर है, तो इलेक्ट्रॉन का देख लेते हैं अपन कि इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है। तो देखिए, कंडक्टर की बात करते हैं और इंसुलेटर की बात करते हैं। तो कंडक्टर अगर है ये पदार्थ, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं। ओके। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। इंसुलेटर की बात करेंगे तो इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे इंसुलेटर में। ओके। तो कंडक्टर क्या क्या हो गए, देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे एग्जांपल, मेटल मतलब धातुएं, ये क्या होती है, कंडक्टर होती है। जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर क्या क्या होंगे, देखिए प्लास्टिक, ये इंसुलेटर होगा। वुड मतलब लकड़ी, ये इंसुलेटर होगा। ओके। तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा कंडक्टर में फ्लो हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली अवेलेबल है मूव होने के लिए। तो कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, बट इंसुलेटर में से नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फिक्स्ड होते हैं। ओके। अब देखिए, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है। ऑप्शन दे दिया, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और ये सब दे दिया। तो सबसे अच्छा चालक अगर बात करेंगे, अगर गुड कंडक्टर की बात करेंगे, तो वो होता है क्या, चांदी। विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है चांदी, सर्वोत्तम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो हमको ये याद रखना है। चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। ठीक है, आपको समझ में आया कंडक्टर और इंसुलेटर का कंसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाता है, छोटा सा कंसेप्ट है, इसमें से क्वेश्चंस देखे जाते हैं हर बार। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं अल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट करंट, रेक्टिफायर्स, ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर, ये क्या होते हैं। इनसे काफी एग्जाम में क्वेश्चंस बन के आते हैं। अगर हमने ये सब क्लियर कर लिया
मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का हमारा 80% पोर्शन कंप्लीट हो गया। इन सबको समझने से पहले हमको दो टर्म को समझना जरूरी है। सबसे पहले पहला है करंट और एक है वोल्टेज। करंट क्या होता है और वोल्टेज क्या होता है? देखिए, करंट क्या होगा, ये होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। अब देखिए वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज क्या है? एक प्रकार का प्रेशर होता है, दबाव होता है। किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। ये क्या करता है? एक दबाव होता है जो कि क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को धारा के रूप में, मतलब करंट के रूप में प्रवाह करता है। ओके, देखिए इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं, आपको समझ में आएगा। आपको ये यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में ये जो पानी की बूंद है ये क्या है? करंट है। और ऊपर का जो वॉल है ये क्या है? वोल्टेज है। मतलब देखिए, करंट को कंट्रोल कौन कर रहा है? ये वोल्टेज कर रहा है। मतलब अगर ये वॉल अगर मैं ज्यादा खोलूंगा, मतलब अगर वोल्टेज बढ़ाऊंगा, मतलब प्रेशर बढ़ाऊंगा, तो ये क्या करंट जो होगा ये तेजी से फ्लो होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो वोल्टेज क्या है? सिंपल सी आपको बात समझ में आ चुकी है कि प्रेशर है। किस पर प्रेशर है? ये इलेक्ट्रॉन पे प्रेशर है और उसको क्या करता है? धारा के रूप में प्रवाहित करता है। करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, दोनों चीज क्लियर हो चुकी है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि करंट क्या होता है। अब करंट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एसी और एक होता है डीसी। मतलब एसी को बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट और डीसी को बोलते हैं हम डायरेक्ट करंट। एसी होता है हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा और डीसी होता है दिष्ट धारा। अब देखिए एसी जो होता है ना, ये एसी, ये इस प्रकार का करंट होता है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है वो टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है। बार बार डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होता रहता है। बट डीसी जो ऐसा करंट है, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो चेंज नहीं होती है। ओके, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, इसलिए इसको बोल सकते हैं हम कि ये एक यूनिडायरेक्शनल करंट है। ओके दोस्तों, अब देखिए अगर हम ग्राफ वाइज बात करते हैं एसी की, तो देखिए ग्राफ कैसा होगा एसी का, ये ऐसा होगा। ओके, और डीसी का ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा? देखिए ऐसा होगा करंट का ग्राफ। तो देखिए यहां पर जो एसी है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज तक होती है। अब यहां से ये एक साइकिल चालू होती है और यहां पर खत्म होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? 1 हर्ट्ज। तो मतलब अगर मैं 50 हर्ट्ज की बात कर रहा हूं तो एक सेकंड में एसी जो है वो कितनी साइकिल कंप्लीट करती है? 50 साइकिल कंप्लीट करती है एसी। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। डीसी में क्या होता है? देखिए डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, जीरो होती है, जबकि एसी में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज तक होती है। ओके फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों एसी में फ्रीक्वेंसी के कारण क्या हो रहा है? वोल्टेज जो है वो बढ़ रहा है, घट रहा है। ओके, यहां पर डीसी में फ्रीक्वेंसी जीरो, इसलिए वोल्टेज जो है वो क्या है? स्थिर है। तो डीसी जो करंट होता है, दिष्ट धारा जो होती है, उसमें वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है? स्थिर होता है। जबकि एसी जो है प्रत्यावर्ती धारा, उसमें वोल्टेज जो है वो क्या होता है? बढ़ता घटता रहता है। क्लियर दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, आपको क्लियर होना जरूरी है। अब देखिए एसी और डीसी को थोड़ा सा मैं आपको सर्किट से बता देता हूं। मान लेते हैं कि जैसे कि एक सर्किट है, ठीक है, यहां पर हमने बैटरी कनेक्ट कर रखा है। देखिए ये प्लस है, ये माइनस मान लेते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे माइनस से, और इलेक्ट्रॉन निकल कर कहां जाएंगे? प्लस की तरफ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एक डायरेक्शन में तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? डीसी बोल रहे हैं। ओके, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, आगे मूव करते हैं, वापस क्या करते हैं? उसी डायरेक्शन में आ जाते हैं, फिर आगे मूव करते हैं, वापस उसी डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? हम एसी बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहा है? एक स्थान से जा रहा है आगे और वापस उसी स्थान पर आ रहा है। आगे पीछे मूवमेंट होता है इसमें इलेक्ट्रॉन का, एसी में। तो अगर हम ग्राफ से देखें तो यहां से क्या, देखिए यहां से अगर इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है तो वो इस साइकिल में जा रहा है, और जो नीचे वाली साइकिल है उसमें वो इलेक्ट्रॉन वापस आ जा रहा है। ओके,
तो ये चीज आपको समझ में आया, एसी और डीसी, एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट और डीसी करंट। तो हम बात कर लेते कि एसी करंट खतरनाक है कि डीसी करंट खतरनाक है। तो देखिए, चूंकि एसी करंट में क्या हो रहा है, अल्टरनेटिव करंट में फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है जिससे वोल्टेज बढ़ रहा घट रहा है। ओके, मतलब वोल्टेज बार बार जीरो पे आ रहा है, बढ़ रहा है, फिर जीरो से होते हुए वापस घट रहा है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा घट रहा है। तो अगर किसी को एसी करंट लग रहा है, देखिए मैं हाई वोल्टेज को लेकर बात कर रहा हूं कि एसी और डीसी में हाई वोल्टेज है, उसको लेकर बात कर रहा हूं, डीसी का भी हाई वोल्टेज लेके चल रहा हूं मैं। कंडीशन देखिए, तो अगर किसी आदमी को अगर एसी करंट लग रहा है, तो चूंकि उसकी फ्रीक्वेंसी होने के कारण वोल्टेज बार बार जीरो पे जा रहा है, बढ़ रहा घट रहा है, तो उसको छूटने का मौका मिल जाता है। इसलिए हम बोलते हैं ना कि एसी करंट अगर किसी को लग रहा है तो वो एकदम से फेंक देता है दूर। यही कारण होता है उसका कि वोल्टेज जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है इसमें। जबकि अगर हम डीसी की बात करें तो वोल्टेज स्थिर है। तो अगर अगर हाई वोल्टेज का अगर डीसी करंट किसी को लगा तो वो बहुत डेंजरस होता है, मतलब यहां पर छूटने का उसको मौका नहीं मिलता है। यहां पर एसी में तो उसको छूटने का मौका मिल जाता है, बट डीसी में उसको छूटने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए डीसी डेंजरस होती है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों अब बात होती है कि जो हमारे घर में अप्लायंसेस होते हैं, ये एसी पे काम करते हैं कि डीसी पे काम करते हैं, ये हम कैसे पता कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूं। सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो डिवाइस पीसीबी कंटेन करता है, मतलब पीसीबी को यूज करता है, पीसीबी क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। देखिए इस तरीके का होता है ये। तो जो डिवाइस पीसीबी यूज करता है वो किस पे ऑपरेट होता है, डीसी पे ऑपरेट होता है। और ये पीसीबी क्या क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है क्रिस्टल, ट्रांजिस्टर, पोलराइज कैपेसिटर, ठीक है, रजिस्टर, ये सब चीजें जो होता है वो क्या यूज करता है, पीसीबी। यहाँ पे देखिए, तो दोस्तों जिस उपकरण में पीसीबी यूज हो रहा है वो डीसी पे ऑपरेट हो रही है। तो अब बात आ रही है कि यार घर में तो इनपुट एसी का है, तो ये डीसी पे कैसे है। तो देखिए क्या होता है, यहां पर एक डिवाइस यूज होती है, वो होता है रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को लेता है और उसको क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है। रेक्टिफायर का काम होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एसी को लेगा और डीसी में उसको कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये होते हैं रेक्टिफायर डायोड। ये रेक्टिफायर डायोड ही क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला चीज कि एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, तो वो करता है रेक्टिफायर। तो ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है। चलिए अब हम चलते हैं उन अप्लायंसेस पे और देखते हैं कि वो किस किस पे ऑपरेट हो रहे हैं। देखिए, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं बल्ब की, तो क्या बल्ब में पीसीबी यूज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो ये किस पे काम कर रहा है, एसी पे काम कर रहा है। फ्रिज पे यहां पर कहीं पीसीबी यूज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो ये एसी पे काम कर रहा है। लैपटॉप है, यहां पर पीसीबी यूज हो रहा है, तो जो चार्जर है वो क्या कर रहा है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके इसको दे रहा है, तो ये डीसी पे ऑपरेट हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। चलिए अब ट्रांसफार्मर को समझते हैं, ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का काम करता है, मतलब स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का काम करता है ट्रांसफार्मर। मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो बिल्कुल भी नहीं करता है दोस्तों, ध्यान रखिए, यह वोल्टेज को बढ़ाने कम करने का काम करता है ट्रांसफार्मर। ओके, स्टेप अप स्टेप डाउन करने का काम करता है, मतलब अगर हिंदी में बोले तो हम उसको उपचयन और अपचयन करने का काम करता है ये ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर जो होता है वो एसी पे काम करता है, किस पे काम करता है, अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा पे काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एसी पे काम करता है ट्रांसफार्मर, डीसी पे काम नहीं करता है। ओके, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ज्यादा हमको इसकी वर्किंग में नहीं जाना है, मैं आपको जस्ट फटाफट बता देता हूं। देखिए ये यहाँ पर जो है ये प्राइमरी वाइंडिंग है यहाँ पर, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो अब होता क्या है, देखिए यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग में जैसे यहाँ पर वोल्टेज दिया जाता है, तो यहाँ पर फ्लक्स जनरेट हो जाता है, और फ्लक्स क्या होता है, यहाँ जाता है और यहाँ पर एक वोल्टेज जनरेट कर देता है। तो देखिए दोस्तों, अगर ट्रांसफार्मर जो स्टेप अप है, मतलब जो वोल्टेज को बढ़ा रहा है, उसमें क्या होता है, जो प्राइमरी वाइंडिंग के जो टर्न्स होते हैं, ये टर्न्स होते हैं, ये कम होते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स ज्यादा होते हैं। तो जो ऐसा ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, मतलब स्टेप अप होता है। और जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग में अगर टर्न्स ज्यादा हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स कम है, तो वो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
मतलब वो वोल्टेज को कम कर देता है। तो जस्ट हमको इतना ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है और कम करता है। ठीक है, एग्जाम में इतना ही पूछा जाना है, ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, तो वोल्टेज को बढ़ाना और कम करना। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अल्टरनेटिव करंट क्या होता है हमने पढ़ लिया, डायरेक्ट करंट क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, ये भी हमने पढ़ लिया। ट्रांसफार्मर क्या करता है ये भी हमने पढ़ लिया, वोल्टेज को बढ़ाना कम करना, ये काम ट्रांसफार्मर का होता है। और अब बात करते हैं हम इन्वर्टर की। तो इन्वर्टर का काम क्या होता है, देखिए इन्वर्टर का काम जस्ट उल्टा होता है रेक्टिफायर से। ये क्या करता है, डीसी को काय में कन्वर्ट कर देता है, एसी में कन्वर्ट कर देता है, अल्टरनेटिव करंट में। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा आपसे बिल्कुल कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में, तो वो रेक्टिफायर करता है। बट हमको ये पता होना चाहिए कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, इन्वर्टर करता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो बैटरीज होती हैं, ये बैटरीज जो होती हैं ये कौन सा करंट स्टोर करती हैं, डीसी करंट। और यहाँ पर फिर इन्वर्टर लगा होता है, ये क्या करता है, इसको डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं डायनामो और इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। कुछ क्वेश्चंस वहां पर भी बनते हैं, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डायनामो और इलेक्ट्रिक मोटर, क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो वो इन दोनों में से कोई एक है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो वो इन दोनों में से कोई एक है। तो अब ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, तो इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा, हमेशा का आपका काम हो जाएगा। देखिए, वर्ड हमने पकड़ा ई और लास्ट का वर्ड पकड़ा हमने एम, तो ई और एम मतलब देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, विद्युत एनर्जी होती है, और मैकेनिकल एनर्जी हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ऐसे देख सकते हैं आप। पहला पहला वर्ड पकड़ लीजिए, ई से हमारा बना इलेक्ट्रिक एनर्जी, एम से बना हमारा मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो वो काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर करती है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर कर रही है। ओके, सेकंड आता है हमारे पास, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रही है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो वो काम करता है डायनामो। कैसे याद रखेंगे, देखिए लास्ट के दो वर्ड पकड़ लीजिए, एम और ओ। और ओ से तो कुछ होता नहीं है हमको, तो एम से हमारा बन गया मैकेनिकल एनर्जी, और ओ से कुछ होता नहीं है, तो ओ को हमने ई बना दिया, तो ई से हमारा बन गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, सिंपल सी बात है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ट्रिक है, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में सही टिक कर देंगे। ज्यादा इनके डेप्थ में जाने की हमको जरूरत नहीं है, इतने अंदर से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, सिंपल से बस ऊपर ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं कि डायनामो क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, कौन इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कौन मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जस्ट ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, एक दो बार आप कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक बल्ब की। देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। इसकी खोज किसने करी थी, एडिसन ने करी थी इसकी खोज, आप सभी को पता होगा। इसके अंदर जो ये फिलामेंट यूज होता है, ओके, ये फिलामेंट काय का बना होता है, ये बना होता है टंगस्टन का। ये एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछा जाता है। काय का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का इसलिए बना होता है, इस धातु का इसलिए बना होता है क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, वो बहुत ज्यादा है। कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब ये हाई टेम्परेचर पे भी क्या होता है, गलता नहीं है, इसलिए टंगस्टन का यूज किया जाता है। ये जो टंगस्टन है, गर्मी के कारण, ताप के कारण क्या होता है, टंगस्टन का वाष्पीकरण हो जाता है। तो इस वाष्पीकरण को रोकने के लिए क्या किया जाता है, बल्ब के अंदर ऑर्गन गैस या फिर नाइट्रोजन गैस जो है, ये भर दी जाती है। क्योंकि ये जो गैस होती है, ये क्या होती है, ठंडी गैस होती है। तो ये गैस क्या करती जाती है, अंदर भर दी जाती है इस बल्ब के अंदर। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने आपको बताए हैं। एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो सीएफएल होती है, ये सीएफएल का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप।
ठीक है। कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप होता है CFL का फुल फॉर्म। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में यूपी PCS में, तो मैंने आपको बताया कि आगे पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये। चलिए अब आगे बात करते हैं हम फ्यूज तार के बारे में, वहां से भी कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, फ्यूज तार क्या होता है, ध्यान समझिए, अच्छा कंसेप्ट है इसका। ये क्या होता है, एक प्रोटेक्शन डिवाइस होता है। मतलब एक बोल सकते हैं कि प्रोटेक्शन एक वायर होता है। किसके अंदर होता है ये? इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है। ओके, मतलब जब भी अगर शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट के बाद क्या होता है, करंट जो होता है वो बढ़ जाता है एकदम से, जिससे क्या होता है कि जो घर के अप्लायंसेज होते हैं या फिर घर की जो वायरिंग होती है, मेन वायरिंग, वो जलने के चांसेस हो जाते हैं। और उपकरणों की सुरक्षा करने के लिए क्या यूज किया जाता है? फ्यूज तार यूज किया जाता है। तो देखिए फ्यूज तार के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं कि जो तार होता है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखिए कि तार जो होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, और रेजिस्टेंस जो होता है वो ज्यादा होता है, मतलब प्रतिरोध ज्यादा होता है, और गलनांक जो होता है वो कम होता है। वो तार यूज किया जाता है फ्यूज तार में। तो कौन सा तार यूज किया जाता है? टीन का। अगर अच्छा फ्यूज तार की बात करें तो टीन का यूज किया जाता है, और अगर सस्ते की बात करें तो टीन और सीसा की मिश्र धातु से बना हुआ तार यूज किया जाता है। ओके दोस्तों, तो देखिए आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मान लेते हैं कि एक सर्किट है, यहाँ पर ये फ्यूज तार है और ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो जैसे ही करंट का फ्लो बढ़ेगा, तो करंट का फ्लो बढ़ेगा तो बढ़ने से क्या होगा, जो हमारे घर के अप्लायंसेज हैं उनमें क्या हो सकता है, वो जल सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो फ्यूज तार होता है, जैसे ही करंट का फ्लो बढ़ेगा मतलब क्या हो रहा है, ताप बढ़ रहा है, और ताप बढ़ने से चूंकि इसका गलनांक कम है तो क्या होगा, ये गल जाएगा तार और सर्किट को ब्रेक कर देगा। सर्किट ब्रेक कर देगा मतलब करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो जिससे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन पे घर में जो अप्लायंसेस है उनके जलने के चांसेस कम हो जाते हैं, खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से फ्यूज तार जो होता है वो रक्षा करता है। ओके, मतलब प्रोटेक्ट करता है। क्लियर दोस्तों? देखिए दोस्तों, लास्ट में हम डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेजिस्टेंस। सारे लोगों का क्लियर होगा ये कंसेप्ट, बट एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध ये होता क्या है? तो ये क्या होता है, देखिए कोई चालक है, कंडक्टर है, किसी कंडक्टर का ये वो गुण होता है जो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। क्या करता है? धारा का विरोध करता है, मतलब उतनी आसानी से ये धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है। तो ये किसी कंडक्टर का वो गुण होता है प्रतिरोध। तो देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इक्वल टू V अपॉन में I। V वोल्टेज होता है, I करंट होता है। तो मतलब देखिए अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट कम जाएगी, करंट कम फ्लो होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब अगर दोस्तों रेजिस्टेंस की SI यूनिट की बात करते हैं, इसके मात्रक की बात करते हैं, तो इसका SI यूनिट क्या है? ओम है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम करंट की बात करते हैं तो करंट के SI यूनिट क्या है? एम्पियर। मतलब इनको मेजर काय में किया जाता है? एम्पियर में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस किसके समानुपाती होता है? लंबाई अपॉन में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देखिए अब क्वेश्चंस क्या निकल कर आते हैं एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोई प्रतिरोधिक तार है, अगर उसकी लंबाई बढ़ जाए तो क्या रेजिस्टेंस, उसका प्रतिरोध क्या बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? तो देखिए अगर हम लंबाई बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रतिरोध, रेजिस्टेंस जो होता है वो किस क्वांटिटी से स्वतंत्र होता है, मतलब किस राशि से स्वतंत्र होता है? तो देखिए वो दाब से स्वतंत्र होता है, मतलब दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यहाँ पर। किस पे? प्रतिरोध पे। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेजिस्टेंस का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। देखिए दोस्तों, एग्जाम में सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेजिस्टेंस से रिलेटेड कि इसका मात्रक क्या है? ओम है। इसका काम क्या होता है? धारा के प्रवाह होने का विरोध करता है रेजिस्टेंस, किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है। और ये जो होता है ये किस पे डिपेंड करता है? लंबाई पे डिपेंड करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है, दाब पे डिपेंड नहीं करता है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है ये प्रतिरोध। ओके, बस यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। अब हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। ओके, आई होप आपने अच्छे समझा होगा टॉपिक को, तो आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं।
देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक होता है, मतलब जो विद्युत का सबसे अच्छा गुड कंडक्टर है कौन है, चांदी होती है। तो इसका आंसर क्या लगेगा, डी आंसर। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, मतलब जो आई होता है उसका यूनिट क्या होता है, एम्पेयर होता है। मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा मतलब क्या होगा, अल्टरनेटिव करंट, और दिष्ट धारा मतलब डीसी करंट। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, रेक्टिफायर करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, मतलब गलनांक कम होता है। तो बी आंसर होगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है। देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है वो एसी पे काम करता है। तो एसी के वोल्टेज को क्या करता है, वो बढ़ाता घटाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी से। तो ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डायनामो एक मशीन है जिसका काम होता है। तो हमारी ट्रिक क्या थी, डायनामो लास्ट के दो वर्ड लिए थे हमने, एम और ओ को ई बना देता, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम। इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो आर समानुपाती होता है एल के, मतलब अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ए आंसर होगा। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, दाब से स्वतंत्र होता है। तापमान बढ़ाएंगे तो भी प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, तो ट्रांसफार्मर किसके लिए यूज किए जाते हैं, एसी वोल्टेज को ऊंचाई और अपचाई करने के लिए, बढ़ाने घटाने के लिए, स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए। तो आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलने की युक्ति होती है। देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रिक मोटर, ईएम। यही हमने ट्रिक बनाई थी। तो विद्युत मोटर करती है, सी आंसर होगा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है। देखिए विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है, ऑर्गन और नाइट्रोजन। तो ऑर्गन और नाइट्रोजन देखना है हमको, तो इसका आंसर होगा डी आंसर। इनमें से कोई नहीं। ओके।